नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं कायनत अंसारी। बजट 2022-23 पेश हो चुका है। आम बजट को लेकर देश भर की निगाहें सरकार के इस पिटारे पर टिकी हुई थी कि आज सरकार जो है वो क्या बड़ी सौगात, क्या बड़ी राहत जो है देशवासियों को देने वाली है, क्योंकि पिछले लंबे समय से महंगाई की मार से जो है आम जनता जूझ रही है। जो उद्योग जगत है उसकी भी एक बड़ी आस यहां पर सरकार से लगी हुई थी कि उसे कितनी राहत यहां सरकार के इस बजट से मिलने वाली है। तो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को देश का आम बजट पेश किया, लेकिन आम आदमी को इससे कोई राहत नहीं मिली। वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। आम लोगों को उम्मीद थी कि कोरोना महामारी और महंगाई के बीच कम से कम उन्हें टैक्स में कोई छूट जरूर मिलेगी, लेकिन इस बार वित्त मंत्री ने कोई छूट नहीं दी है। टैक्स स्लैब में जिस दर से पहले टैक्स लगता था उसी तरह से लगेगा। वहीं वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि आईटीआर में गड़बड़ी को सुधार करने के लिए 2 साल का समय मिलेगा। कॉर्पोरेट टैक्स को 12% से घटाकर 7% करने का ऐलान कर दिया गया है। वर्चुअल डिजिटल एसेट से आमदनी पर 30% का टैक्स लगेगा। ये टैक्स देना होगा किसी भी ऐसी करेंसी से, क्रिप्टो करेंसी से, जिससे फायदा किसी को भी होता है। इसका साफ मतलब है कि क्रिप्टो करेंसी भी टैक्स के दायरे में आ जाएगी और क्रिप्टो करेंसी से आय पर 30% का टैक्स लगेगा। कटे और पॉलिश हीरे और रत्नों पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5% किया गया है। वहीं चमड़े का सामान, कपड़ा, विदेश से आने वाली मशीनें, मोबाइल फोन, चार्जर, हीरे का गहना और जूते चप्पल सस्ते हो जाएंगे इस बार की बजट घोषणा के बाद। तो आम बजट में जिस मध्यम वर्ग को, मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा उम्मीदें थी कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव होगा, उसकी उम्मीदों को कह सकते हैं कि जरूर बड़ा झटका लगा है, मायूसी जरूर हाथ लगी है। लेकिन इस बजट से किसको क्या मिला है और कितना ज्यादा ये बजट जो है, सरकार ने तो कहा कि ये बजट जो है 25 से 30 साल का एक ब्लूप्रिंट है। इससे जो नया भारत है उसकी नींव जो है वो तैयार होगी। नए रोजगार देने का भी एक खाका सरकार ने इस बजट के तहत तैयार कर लिया है, जो सामने पेश भी किया। लेकिन किस तरीके से ये रोजगार सृजन होने वाला है, कितनी लाख नौकरियां मिलने वाली हैं, 16 लाख नौकरियां तो सरकार ने कहा है कि यहां पर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन क्या इस बजट घोषणा के बाद ये नौकरियां किस क्षेत्र में पैदा होंगी, कितने युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो पाएंगे, इस सभी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं इस पर बातचीत करने के लिए। केपी मलिक जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अर्थशास्त्री डॉक्टर हवा सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं जो हमारे साथ अर्थशास्त्री जुड़े हुए हैं डॉक्टर हवा सिंह, उनसे जानना चाहूंगी, सर आप किस तरीके से देख रहे हैं इस बार का जो आम बजट पेश किया गया है, एक ब्लूप्रिंट इसको बताया गया है अगले आने वाले 25 से 30 साल के लिए सरकार की ओर से। क्या लगता है कि कितना ज्यादा जो है इससे फायदा हर एक वर्ग को होने वाला है? ऐसा है, किसी भी बजट को समझने के लिए जरूरी है कि सरकार के पास कितना पैसा है, कितना पैसा उसको इकट्ठा किया, कितना पैसा उसके पास बचा है जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च सकते हैं। हमारा इस बजट को बहुत जरूरी है कि हमारे कुल बजट का जो खर्चा है 39.45 लाख करोड़ है हमारे पास, और जो आय सरकार को 22.84 करोड़ है। तो इसका मतलब देखिए आप, हमारा जो खर्चा है और आमदन में कितना फर्क है। और सरकार ने कहा कि हम 6.9% जो है घाटा है हमारा। इसका मतलब है कि सरकार को इस घाटे को पूर्ति करने के लिए पैसा लेना पड़ेगा, बॉन्ड इश्यू करने पड़ेंगे, लोन लेना पड़ेगा। उससे आप देखिए कि देश में इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। आज देश जो है 2 समस्याओं से जूझ रहा है। एक तो बेरोजगारी से जूझ रहा है, एक आम आदमी की जो आपने बात करी कि आम आदमी को इस बजट में क्या रिलीफ मिला, इनकम टैक्स में क्या रिलीफ मिला, या कुछ ऐसी वस्तुएं सस्ती में जिसकी रोजमर्रा की यूजफुल है, तो उसमें उसको सरकार के पास जब पैसा ही नहीं, तो सरकार जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा नहीं खर्च करेगी तो रोजगार कहाँ से पैदा होगा। तो सरकार ने कहा कि हम जो है इस 35% उन्होंने एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया, कि जिससे कि हम सड़कों पर, रेलवे में या होटल इंडस्ट्री में या कम्युनिकेशन में या हाउसिंग में हम जो है पैसा लगाएंगे, देंगे हम। तो अब आपने देखना है कि ये पैसा जो है जो सरकार ने कहा है, परंतु वो आएगा कहाँ से। क्वेश्चन तो इस
है कि जो पैसा सरकार ने कहा भी इतने लाख करोड़ हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगाएंगे, तो क्वेश्चन अभी उससे पैसा आएगा कहाँ से। तो ये सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए यदि हम देखें, दो साइड हम बजट को देखें, सरकार कहती है कि हम जो है ना रेलवे पे 400 और शुरू करेंगे और उसमें जो ना पीपी मॉडल, प्राइवेट पब्लिक मॉडल शुरू करेंगे, 4,500 करोड़ रुपया हाउसिंग के लिए हम देंगे, 2 लाख जो ना आंगनबाड़ी हम खोलेंगे। तो इस प्रकार सरकार ने कहा भी इससे रोजगार बढ़ेगा, रोजगार नया आएगा। परंतु दूसरी साथ हम देखें, जो गांव में मनरेगा स्कीम थी, जो गांव के लोगों को इस कोविड के समय में सबसे बड़ा हेल्पफुल हुआ इतिहास, तो आप देखिए मनरेगा के ऊपर सरकार ने कोई बातचीत नहीं की कि कितना इसके लिए पैसा बढ़ाया है, कम किया है, या इसको और अच्छा बनाएंगे। उसके साथ साथ आप किसान को देखिए, किसान का आंदोलन चला, सारे देश के सामने रखा था। उनकी सबसे बड़ी मांग थी भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर सरकार को निर्णय ले। सरकार ने सिर्फ एक ही बयान दिया है कि हम इसको ज्यादा से ज्यादा फसलों को एमएसपी पे खरीदेंगे। उसके साथ साथ सरकार ने कहा कि हम जो है जो मोटा अनाज का वर्ष घोषित किया है कि हम ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देंगे और उसको ज्यादा खरीदना कोशिश करेंगे। ये बातें तो सही हैं, परंतु उसके साथ साथ आपने ना तो कोई नई यूनिवर्सिटी बनाने के लिए कोई बात रखी है कि एक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने की सरकार ने बात यहाँ पर जरूर की है कि डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। डिजिटल यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात नहीं करी, 2 डिजिटल यूनिवर्सिटी खुलेंगी, नॉट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। उनका पर्पज और है डिजिटल यूनिवर्सिटी। लेकिन ड्रोन के माध्यम से खेती को बढ़ावा और किसानी को बढ़ावा देने की और काफी सहूलत मिलेगी, इस बारे में भी जिक्र किया गया कि पहली बार जो है अब खेती के काम में ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसे किस तरीके से देख रहे हैं आप? ड्रोन का इस्तेमाल तो ठीक है, क्योंकि हम जैसे कई बार जो बीमारी आती है फसल को, आप देखते हैं कि वो एक मोर और लेस एक जैसी बीमारी होती है। हर किसान अपनी दवाई लाता है, छिड़कता है। यदि हम ड्रोन का प्रयोग करेंगे तो हमारी कॉस्ट कम होगी। सरकार जो है जो इंडिविजुअल पैसा खर्चा है किसान, वो ज्यादा आता है। यदि ड्रोन से होगा तो खर्चा कम होगा, उससे किसान को लाभ होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, किसान को लाभ होगा ड्रोन जो सिस्टम से। परंतु बात यह है कि रिसर्च के लिए तो पैसा देना सरकार, ना तो इंडियन एग्रीकल्चर काउंसिल को कोई पैसा दिया है, ना किसी यूनिवर्सिटी को पैसा दिया है। और आज यूनिवर्सिटी की ये हालत है, आप देखें कि बहुत सी यूनिवर्सिटी अपने जमीन पेज का एम्प्लॉयज का तनख्वाह दे रही है। तो जब तक रिसर्च नहीं होगा, नए इन्वेंशन नहीं होंगी, तो किस प्रकार से हम जो ना किसान को बचा पाएंगे। ये जरूरी है कि किसान के लिए तभी बच पाएगा जब। तो आपको लगता है कि खेती किसानी के लिए कोई जो है लोकेशन नहीं किया गया है बजट में? इस प्रकार का कोई भी इंसेंटिव नहीं। बातें अच्छी की गई और करनी भी चाहिए सरकार को, परंतु उसके लिए तो पैसा चाहिए ना। तो पैसे कहाँ से आए, किस प्रकार से आए, कौन उसका यूज करेगा, कैसे मॉनिटरिंग होगी उस पैसे की, कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा। कोई भी इस प्रकार की खेती के जो महकमा है, खेती का जो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इकोनॉमी का हमारे देश की, जहाँ पर 67% पॉपुलेशन निर्भर है, परंतु उसको लिए इस प्रकार की कोई भी, उन्होंने कहा कि हम फिशरी को बढ़ावा देंगे, मधुमक्खियों को बढ़ावा देंगे और पोल्ट्री फार्म को बढ़ावा देंगे। बढ़ावा पैसे से दिया जाएगा या खर्च से दिया जाएगा? खर्च के लिए कोई पैसा नहीं है, ना ही कि आपने इस प्रकार का बजट एलोकेशन किया है कि ये पैसा जो है ना केवल जो है ना खेती पर नहीं, बल्कि खेती से रिलेटेड जो दूसरे चीजें हैं जो मैंने आपके सामने रखी, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। इस प्रकार की बात तो की गई है, परंतु पैसा की कोई व्यवस्था नहीं की गई, कोई रिसर्च की व्यवस्था नहीं की गई। जब तक हम रिसर्च की व्यवस्था नहीं करेंगे, उसके लिए बजट एलोकेट नहीं करेंगे, उसके मॉनेटरी सिस्टम नहीं पैदा करेंगे, तो एग्रीकल्चर आगे नहीं। जैसे गवर्नमेंट कहती है ऑर्गेनिक पे हम जोर देंगे, तो आप बिल्कुल ये इन सारी चीजों के इम्प्लीमेंटेशन का मैकेनिज्म क्या रहेगा, इस बारे में कोई जानकारी जो है सरकार की ओर से साझा नहीं की गई। इस तरह मैंने कोशिश की है बजट को समझने की, वहाँ पर कोई भी इस प्रकार का रोड मैप नहीं दिया गया, कोई डिजाइन नहीं दिया गया, दैट विल बी डिजाइन टू कंट्रोल एंड हैव ए गुड सिस्टम फॉर द एग्रीकल्चर। वी नॉट फाइंड एनीवेयर। मलिक जी आप भी लंबे वक्त से देख पा रहे हैं कि बजट जो है सरकार हर बार जब बजट पेश करती है तो यही कहा जाता है कि इतने साल को आगे ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया जा रहा है और इसके बाद जो है
विकास को तेज रफ्तार मिलेगी। जीडीपी के बारे में भी कहा जाता है कि ये इस बार अनुमान जो है, अनुमानित जीडीपी इतनी रहने वाली है, इस बार भी 9% से ज्यादा जीडीपी के रहने का अनुमान जताया गया है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार ने जो बजट में घोषणाएं की हैं और जो संभावनाएं जताई गई हैं, क्या वो एक दूसरे से मेल खा पा रही हैं? देखिए कायनात, अगर हम पिछले कुछ सालों का इतिहास देखें मोदी सरकार का, तो मैं इसको कहूँगा कि कागजी और लोक लुभावना बजट है। इस पे जो सबसे बड़े दो वर्ग हैं, पहला वर्ग किसान का वर्ग है, दूसरा जो नौकरी पेशा वर्ग है, उनको इस बजट में कोई राहत नहीं दी गई है। हमें याद है कि लोग बजट का इंतजार करते हैं कि टैक्स का स्लैब बढ़ेगा, तो टैक्स का कोई स्लैब नहीं बढ़ा, तो इसलिए नौकरी पेशा व्यक्तियों को कोई राहत नहीं मिली। दूसरा जो सबसे बड़ा वर्ग है जो देश को प्रभावित करता है, लगभग देश की 70% आबादी उससे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, वो किसान है। तो किसान वर्ग को खाली ड्रोन से छिड़काव कर लेना और ड्रोन से अपनी जमीन की नपाई तुलाई कर लेना और उसके डॉक्यूमेंट डिजिटल हो जाना, ये किसान के लिए कोई बड़ी राहत नहीं है। आपने एमएसपी पे फसलें खरीदने की बात करी है, वो कौन सी फसलें होंगी, वो कौन खरीदेगा, कैसे उसका मैकेनिज्म होगा, कितना बजट सरकार दे रही है इस सारे सिस्टम के लिए, कोई खुलासा नहीं है। अब दूसरा ये है कि खाली बातें कह देने से हो पाएंगी। दूसरा जो आप स्ट्रक्चर लाने की बात कर रहे हैं कि नए जो है हाईवेज बनेंगे, नए जो है रेलवे लाइंस बनेंगी, उसमें क्या होगा कि आप किसी प्राइवेट को दे देंगे और वो किसानों की जमीन औने पौने दामों पे खरीदेगा और पहले किसान से जो है इनके लोग जमीन खरीद लेंगे और किसान और बर्बाद हो जाएगा। तो इसमें कोई आपकी कोई बहुत अच्छी योजनाएं नहीं दिखाई दे रही हैं कि जिससे देश के विकास पे, किसानों के भले के लिए कुछ सोचा गया हो और किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए इस बजट में कुछ किया गया हो। मुझे दूर दूर तक ऐसा कुछ दिखाई इस बजट में नहीं दे रहा है। देखिए, सरकार ने जो एमएसपी का जिक्र भी थोड़ा बहुत ये किया है कि उत्तर प्रदेश में और पंजाब में जो दो महत्वपूर्ण राज्य हैं किसानों के परिप्रेक्ष्य में, भारतीय जनता पार्टी ने उनको देखते हुए खाली जिक्र भर इन दोनों चीजों का उसमें किया है। चुनाव को देखती है, एमएसपी पे कुछ नहीं हुआ। अगर एमएसपी पर वास्तव में भाजपा सरकार या मोदी सरकार लोगों का भला करना चाहती है, किसान कि एमएसपी को कानूनी अमली जामा पहनाया जाए, तो आप एमएसपी कर दीजिए। अब आप बताइए, गन्ना किसान को 14 दिन में कानून है कि 14 दिन में पेमेंट करेंगे। क्यों करेंगे 14 दिन में पेमेंट? जब आप डिजिटल कर रहे हैं हर चीज को, उसने अपना गन्ना शुगर मिल में डाल दिया, तो आप जो है उसका डिजिटल अकाउंट में पैसे डाल दीजिए। 14 दिन का उसका जो है कानून बना हुआ है और 1 साल में उसको पैसा मिलता है, और पैसा भी इतना आराम से मिलता नहीं है। तमाम उसको धरने, प्रदर्शन और ना जाने क्या क्या करना पड़ता है। तो इस पे क्या सरकार का ध्यान नहीं जाता है? तो ये बजट में कोई बहुत ज्यादा फायदा किसी बेरोजगारों को, किसी कर्मचारियों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा नहीं लगता। जी कायनात। तो आम लोगों के लिए आपको नहीं लगता इस बजट में कुछ खास सरकार की ओर से दिया गया है जो आम लोगों ने सरकार से उम्मीद लगा रखी थी? महंगाई कम होगी इस बजट घोषणा के बाद में? जी, मैं आपकी बात यहाँ रोकना चाहता हूँ। आप जब महंगाई की बात करते हैं, भाई महंगाई कैसे कम होगी? महंगाई कम करने के लिए सबसे ज्यादा आपको करना पड़ेगा कि कैसे उसको करें। आप डीजल के कुछ रेट घटाइए, वो महंगाई को कम करने में सहायक बनेगा। और तो आपके पास कोई ऐसा नहीं है। डीजल और पेट्रोल महंगाई को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा आप अगर राशन की खाने की बात करते हैं, दूसरी वस्तुओं की बात करते हैं, तो उसकी ढुलाई पर काफी खर्च आता है और उसमें डीजल पेट्रोल खर्च होते हैं। तो अगर आप उसके रेट बढ़ाएंगे तो महंगाई बढ़ेगी, उसके रेट घटाएंगे तो थोड़ी महंगाई घटेगी। और दूसरा, अगर आप देखें कि आपने 15 लाख रोजगारों की घोषणा कर दी है, आपने तो 2 करोड़ रोजगारों की भी घोषणा की थी। 2 करोड़ में से कितने रोजगार दिए, वो भी यहाँ महत्वपूर्ण है बताना। तो सरकार के पास, जैसे कि हवा सिंह जी ने कहा कि सरकार के पास पैसा है ही नहीं देने के लिए, तो वो कहां से देगी? सरकार के पास पैसा नहीं है, वो कहां से देगी? ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम आने वाले समय में बढ़ेगी। हवा सिंह जी, जैसे अभी हम पहले बात कर रहे थे, आपने कहा कि सरकार ने जो बजट घोषणा की है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए सरकार के पास उतना पैसा भी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से निजी निवेश को बढ़ावा देने की बात सरकार की ओर से की गई है, क्या लगता है कि निजी निवेश क्या उतना आ पाएगा कि जो भविष्य की आगे रूपरेखा तैयार की गई है उसके रास्ते में कोई भी खलल ना आए?
देखिए ऐसा है कि सरकार जो हमारी सरकार है, वर्तमान सरकार है, या इससे पहले भी सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, तो मनमोहन सिंह जी का एक विचारधारा थी कि इस देश को आगे ले जाना है तो प्राइवेटाइजेशन जरूरी है। वो तो एक बात करते थे, उन्होंने कुछ कोशिश की, इस सरकार ने उसकी सारी बातों को इम्प्लीमेंटेशन कोशिश करी। जब हमारे खेती के एक्ट यदि पढ़ोगे आप, 3 काले कानून कहते हैं, तो मनमोहन सिंह जी के दिए हुए हैं। यदि हम इस पे बोले तो कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं, तो इस सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो ये सरकार ने जैसे अभी एयर इंडिया का 18,000 करोड़ में बेच दिया एयर इंडिया, अभी भी हमारे पास जो ना 50,000 करोड़ से ज्यादा का लोन है एयर इंडिया पे, वो पैसा कहाँ से आएगा? अभी गवर्नमेंट कह रही है LIC का हम IPO निकालेंगे, उससे कुछ पैसा आएगा, उससे पैसा आएगा। तो यदि आप देखें ध्यान से, जहां पर प्राइवेट सेक्टर आ गया तो वहां पर नौकरियां खत्म हो जाती हैं। वो डिजिटल की बात करता है, वो कहता है भी क्यों मैं इतने लोगों को नौकरी दूं, क्यों ना मैं घर बैठे आपसे काम लूं या डिजिटल से प्रोग्राम लागू करके। तो कितना आ जाएगा LIC से? और दूसरी जो हम योजना बना रहे हैं, इनको बेचकर हम कब तक बेचकर देश को चलाएंगे? यदि सरकार सीरियस है तो सरकार को अपना इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, हमारा सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है। खेती के बाद हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जो रोजगार पैदा करता है वो सर्विस सेक्टर है। इसमें कम्युनिकेशन आता है, होटल आता है, ट्रांसपोर्ट आता है, उसके लिए कहीं है बजट में? आप मुझे बताइए कि उस सेक्टर में जो खेती के बाद सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है, उसमें आपने कोई सरकार के रोड मैप नहीं दिया कि इससे जो ना ये इंडस्ट्री जो ना आगे आएगी। नंबर 2, आप देखिए कोविड के बाद जो ना बहुत से लोगों की नौकरी गई, इवन सरकारी एम्प्लॉयज का भी कुछ पैसा काटा गया, इवन डिफेंस का भी पैसा काटा गया। तो जब हम, आपने मलिक साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, जब इनकम टैक्स की बारी आई, मिडिल क्लास कई सालों से पिस रहा है, वो टैक्स ज्यादा देता है और उसके पास सोर्स कम हो रह गए, जिसके कंजम्पशन हमारा मार्केट में कम हो गया। परंतु उसको रियायत कहाँ दी? कोई रियायत नहीं दी, किसी प्रकार की रियायत नहीं दी। उनको सिर्फ एक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कहा कि 10% से 14% आपका लेसन पेंशन में बढ़ा दिया। ओके, अच्छी बात है, परंतु राहत तो कोई नहीं ना। जब उसके जेब में पैसा नहीं होगा बाजार में, वो क्या खरीदेगा? आप कोविड के समय में देखें, किसान ही एक ऐसा था जिसने GDP को बढ़ाने में 3.42% की मदद की। अदरवाइज बाकी सारे सेक्टरों में नेगेटिव गया, 27% नेगेटिव गया। आपने किसान को कुछ नहीं दिया, जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हमारी GDP में। तो दूसरे जो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को आपने कहा कि 2 लाख रुपए हम इनको करोड़ की मदद करेंगे, परंतु उसका वो आप डिजाइन दीजिए भाई, ये वे आउट होगा। अब बजट पूरा आएगा, उसके पढ़ने के बाद पता लगे कि क्या डिजाइन गवर्नमेंट ने किया है। तो एक अच्छा स्टेप है, मैं ये मानता हूँ 2 करोड़ का जो है स्मॉल स्केल और मीडियम इंडस्ट्री को दिया, मैं एग्री करता हूँ इस बात, क्योंकि अच्छा स्टेप है उससे कि, क्योंकि उसमें छोटे लोग जुड़े हैं, छोटे व्यापारी लोग जुड़े हुए हैं। तो उसमें हो सकता है कि यदि इतना अच्छा बूस्ट है, ये हो सकता है कि जनरेट करे। परंतु हम सारी चीज को प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो ये देश के जो हमारा देश है, यदि आप देखें अमेरिका में कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट है, वहां पर टोटल बिजनेस 3% लोगों के हाथ में, अमेरिका सारा भी, बाकी लोग तो मजदूर हैं। क्या हम उसकी तरफ तो नहीं बढ़ रहे? ठीक है, हमें 80 करोड़ जनता को हमने 5 किलो अनाज दे दिया, तेल दे दिया। जो 20% पॉपुलेशन है, हो सकता है कि हम सोच रहे हो कि 10% को और इसमें ऐड कर दें, वो भी इसी लाइन में खड़े हो, जब भी 5 किलो अनाज मिलेगा, तेल मिलेगा, नमक मिलेगा मुझे, और बाकी मिडिल क्लास को हम उसे एलिमिनेट कर दें। तो ये सरकार को सोचना पड़ेगा कि हमारी जो ताकत है वो सबसे बड़ी जो पब्लिक अंडरटेकिंग की थी, और हम आज पब्लिक अंडरटेकिंग को धीरे धीरे जो अच्छे हैं उनको बेचते जा रहे हैं। उनसे मिल क्या रहा? आप एयर इंडिया को देखिए, मिला क्या हमें? अभी रेलवे को कह रहे हैं PP की स्कीम की बात कर रहे, तो मिलेगा क्या? सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बना के दिया। वो एक प्राइवेट बिजनेस जैसे मलिक साहब ने आएगा और वो अपना लेके बैठ जाएगा, हमें फिर वो कहेगा भाई 15,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी आपको। मजबूरी हमारी 15,000 रुपये काम करेंगे हम, क्योंकि उस पर कोई कानून का डंडा नहीं है कि भाई तुमने इतना मिनिमम देना है। या तो सरकार कह भी इससे नीचे, लेकिन इससे आप देख रहे हैं कि नौकरियां कम हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, या फिर बढ़ेंगी नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में? नहीं, प्राइवेट सेक्टर में तो मुझे कोई भी उदाहरण दे दीजिए जहाँ नौकरी बढ़ी हो।
कोई भी एक, जितने भी हमारे पब्लिक अंडरटेकिंग जो प्राइवेट सेक्टर में गए हैं, उनका एक उदाहरण दे दीजिए मुझे भी, जहां पर नौकरियां बढ़ी हैं, उनको सैलरी अच्छी मिली है, उनको फैसिलिटी अच्छी मिली। आप बैंकिंग सेक्टर को लीजिए, मेरे बहुत से स्टूडेंट बैंक में या प्राइवेट बैंक में, जब उनसे बात करता हूँ कितनी बेटा तनख्वाह मिलती है, कोई कहता है 20,000 रुपये मिलती है, कोई कहता है 18,000 मिलती है, कोई कहता है 25,000 रुपये मिलती है। मैं कहा ऐसा क्यों? उनका जी आप, वो बोलते हैं आप इतने अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा, इतना लोन दोगे तो इतना पैसा मिलेगा, इतना डिपॉजिट लाओगे तो इतना पैसा मिलेगा। तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी। तो कहाँ से तेरा बच्चा वो दौड़े, वो लोगों को खुशामद करता है, किसी तरह अप्रोच करता है, तब जाके वो चीजें मिलती है, तब उसको तनख्वाह मिलती है। तो उसको कहीं पर भी जॉब सिक्योरिटी नहीं, फिर उसको कभी भी कह सकता है प्राइवेट में। तो सरकार ने ये जो 16 लाख जो रोजगार हैं, नौकरियां हैं जनरेट करने की अगर बात की है, तो क्या लगता है ये किस तरह से जनरेट होगी, किस क्षेत्र में होने वाली है? उसने कहा कि मेक इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां दी जाएंगी। 30 लाख नौकरियां हमें दूसरे जो प्राइवेटाइजेशन है इनसे हम करेंगे, परंतु और 60 लाख नौकरियां कहाँ दी जाएंगी मेक इंडिया के नीचे? वो रोड मैप तो देना सरकार, भाई हम ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पर नौकरी मिलेंगे, या इन्वेस्टमेंट करेंगे या नौकरी मिलेंगी। तो ये तो जब तक आप रोड मैप नहीं देंगे उस तो बात नहीं बनेगी। परंतु सरकार ने एक बात अच्छी की है कि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है काफी इम्प्रूव हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें जो अच्छी बात है सरकार के, हमने अच्छी बात कहनी चाहिए, क्योंकि बैलेंस, आदमी की अप्रोच बैलेंस देश के प्रति होनी चाहिए। जहाँ तक बैंकिंग का सुधार की बात है, बैंकिंग में बहुत सुधार है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये सुधार के पीछे के कारण आप क्या देख रहे हैं? पिछले दिनों जो बैंक्स का मर्जर हुआ है, क्या इसको आप एक बड़ा सारा नई टेक्नोलॉजी के आने की वजह से सरकार ने पेमेंट का जैसे दबाव डाला भी, अब सारी पेमेंट जो ना आप जो ना थ्रू सिस्टम, डिजिटल सिस्टम से कीजिए, उससे काफी चोरी बंद होगी। मैं अपना पैसे को घर बैठे देख सकता हूँ कि मेरा पैसा कितना है, कहाँ गया है। तो पहले ऐसी सुविधा नहीं थी। आम आदमी को भी सरकार ने कोशिश की है जोड़ने की, क्योंकि जब तक आम आदमी, जो आखिरी आदमी बैठा है हमारा, जब तक वो सरकार की पॉलिसीज का हिस्सेदार नहीं बनेगा, तब तक इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो सकती। तो सरकार अब बैंकिंग सिस्टम में डाकघरों को ही लाए जाने की जो बात है सरकार ने की है, इससे कितना आप देख रहे हैं कि फर्क पड़ेगा? नहीं, इसका अच्छा असर पड़ेगा। जैसे उसमें एक अच्छी बात की है कि जो हमारे पोस्ट ऑफिस थे उसको बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा, क्योंकि आप देखिए हिंदुस्तान में बैंक की ब्रांच हो सकता है गांव में ना हो, परंतु एटलीस्ट पोस्ट ऑफिस जरूर है। तो सरकार ने कोशिश की है कि जो है ना, हम क्यों ना भी ग्रामीण के व्यक्तियों को भी पोस्ट ऑफिस के थ्रू जोड़े, और उसमें डिजिटल सिस्टम आया है। तो उससे कि आम आदमी को एक एश्योरेंस हो गया कि मेरा पैसा जो ना सेफ है, मैं सब देख सकता हूँ अपना पैसा कहाँ पर है और कैसे उसको मैं फिक्स डिपॉजिट डाल सकता हूँ या दूसरी चीजों में डाल सकता हूँ। तो कुछ सरकार के, जैसे अभी सरकार ने एक और बात की, गांव में हम फाइबर जो है सिस्टम लेके जाएंगे, क्योंकि फाइबर सिस्टम अभी नहीं है गांवों में। तो उससे क्या होगा, जब तक जितना भी कम्युनिकेशन बढ़ेगा तो हर व्यक्ति को सरकार की हर स्कीम का पता चलेगा, और वो सरकार के ऊपर एक दबाव बना सकता है कि आपने स्कीम लॉन्च की है तो मुझे इसका लाभ नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा? तो जब तक कम्युनिकेशन को हम स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, जब तक हम एजुकेशन को नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हेल्थ सर्विसेज को नहीं बढ़ाएंगे, हमारा देश नहीं आगे बढ़ सकता। तो कम्युनिकेशन, हेल्थ और एजुकेशन, ये तीनों जरूरी हैं, हमारे हर नागरिक के लिए जरूरी हैं। तो सरकार अभी एजुकेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में नहीं बोला इस बजट में। मैं कोशिश कर रहा था एक एजुकेटेड होने की वजह से, एक प्रोफेसर होने की वजह से, कम्युनिकेशन की तो बात की कैसे गांव में ले जाए हम, परंतु हेल्थ की और जो है शिक्षा के बारे में सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी खोलेंगे, वो कहाँ पर खोलेंगे, क्या उनका स्ट्रक्चर होगा, क्या उनका क्या लाभ होगा, किस प्रकार वो यूनिवर्सिटी हेल्पफुल होंगी हमारे ग्रामीण। सर, एक यहाँ पर एक और बेहद महत्वपूर्ण बात घोषणा बजट की जो आज रही, वो ये कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो भी इस साल जो है आरबीआई लॉन्च कर देगा अपनी, और 30% जो है उस पर टैक्स लगेगा। तो ये कैसे आप देख रहे हैं, इससे कितना फायदा जो है सरकार को होने वाला है? मैं तो इसको पॉजिटिव मानता हूँ, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक जो ना, एक हमारा 9 लाख करोड़ रुपए इसमें डिपॉजिट है। इसमें हम हिंदुस्तान के 3rd है वर्ल्ड में जो क्रिप्टो करेंसी मैक्सिमम पैसा लगाया हुआ है। वो एक ब्लैक मनी
इसमें जा रही थी, तो उसको चेक करना बहुत जरूरी है। मैं जब कमा रहा हूँ तो मुझे टैक्स भी देना चाहिए। एक तो मेरे पे मेरी सारी चीजें, देश की जो क्रिप्टो करेंसी में पैसा है उसको रेगुलेट कर पाएंगे हम प्रॉपरली, और जब मैं कमा रहा हूँ तो मुझे टैक्स भी देना चाहिए। मैं तो इसको सरकार का एक पॉजिटिव स्टेप मानता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी को टैक्स होना चाहिए। इसके रेगुलेट पीछे अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया था, हम इस पे एक एक्ट लेके आ रहे हैं जिससे हम सारा इसको रेगुलेट करेंगे, क्योंकि अब हम ऐसी स्थिति में है, हम क्रिप्टो करेंसी को इग्नोर नहीं कर सकते। इसके ऊपर पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ, इंटेलेक्चुअल का भी डिस्कशन हुआ। जब हमारा इतना पैसा इसमें लगा हुआ है, सारा वर्ल्ड का पैसा लगा हुआ है, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। जब इग्नोर नहीं कर सकते तो सरकार को आगे आकर इसके ऊपर कानून कैसे, तो इससे आपको लगता है कि बूस्ट करेगी, इसके बाद में जो सरकार का खजाना है वो भरेगा, अर्थव्यवस्था बूस्ट करेगी अगर 30% टैक्स यहाँ सरकार लगा देती है? लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस है, उसमें जब टैक्स लगेगा 30%, इतना ये ज्यादा मानता हूँ, 30% ने ज्यादा लगा दिया सरकार ने, क्योंकि फिर इंसेंटिव हो जाएगा। तो ये समझदारी भरा कदम एक तरीके से कह सकते हैं कि फैसला जो है वो लिया गया है, सरकार की तरफ से उठाया गया है। मलिक जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी तरफ से कि बजट आमों के लिए, आम लोगों के लिए आम बजट कितना आम और खास के लिए कितना खास? देखिए, पहले मैं कायनात जी थोड़ा सा जो करेंसी की मलिक बात जी, है, बहुत कम वक्त बचा है, जल्दी से मैं चाहूंगी जल्दी आप अपनी प्रतिक्रिया यहाँ रख दें। देखिए, मेरा मानना ये है कि आम आदमी को इस बजट में बहुत अच्छी राहत मिली है। सरकार को चाहिए था कि आम आदमी को, बेरोजगारों को इसमें राहत देती। और बात रही शिक्षा की कि 2 साल से बच्चों की शिक्षा ढंग से नहीं हो पा रही है, उस पर भी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए था, लेकिन सरकार ने उस ओर ध्यान नहीं दिया है, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो बजट 2022-23 पेश हो चुका है। आम बजट से लोगों को खासी उम्मीदें थी, खासतौर पे जो टैक्स पेयर्स हैं उनको बहुत उम्मीद थी कि टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव होगा, लेकिन उसमें नहीं किया गया है। तो उम्मीदों का बजट है, उम्मीदें इससे अभी भी जुड़ी हुई हैं, वाबस्ता है। देखते हैं भविष्य में ये उम्मीदें कितनी पूरी होती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।